हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे मोड्स ऑफ एंटरिंग इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। ये जो टॉपिक है ये नेट के यूनिट 1 का टॉपिक है। ठीक है, नेट कॉमर्स का। स्टार्ट करते हैं। Mode of entering international business. A firm may decide to how it will enter a foreign market. That is, it must decide its mode of entering the foreign market. It has to establish an industrial arrangement for selling its product in the foreign market. तो कोई भी फर्म अगर डिसाइड करती है उसको इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, तो सबसे पहले उसको कुछ गुड्स या सर्विसेज के बारे में उसको कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है कि हाँ कौन सा गुड्स वो सेल करने जा रही है फॉरेन मार्केट में। वेरियस ऑप्शन इन्वॉल्व्स वेरिंग लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिस्क कंट्रोल एंड रिटर्न। तो अलग अलग ऑप्शंस हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस हैं और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रिस्क हैं और रिटर्न्स भी हैं। अब देखते हैं। फर्म कैन चूज विच मोड टू यूज़ टू डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द कमिटमेंट टू द इंटरनेशनल मार्केट। अब फर्म अपने कमिटमेंट के हिसाब से उस लेवल को डिसाइड कर सकता है कि वो किस लेवल पे वो इंटरनेशनल मार्केट में जाने को तैयार है। नेक्स्ट आते हैं। वंस अ कंपनी डिसाइड टू टारगेट पर्टिकुलर कंट्री, इट में डिटरमाइन द बेस्ट मोड ऑफ एंट्री। इट्स ब्रॉड चॉइस आर इन डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, डायरेक्टिंग एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग, जॉइंट वेंचर एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करने आज शुरू कर रहे हो, आपने कंट्री को सेलेक्ट कर लिया है, तो उस कंडीशन पे आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हो। तो क्या क्या ऑप्शंस हैं ये पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिएगा। इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग, जॉइंट वेंचर एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आगे हम लोग इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें होता क्या है। ईच सक्सीड स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स मोर कमिटमेंट, रिस्क कंट्रोल एंड प्रॉफिट पोटेंशियल। तो ये जितने भी तरीके के हमारे मोड्स हैं इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने के, इसमें सबके अलग अलग रिस्क हैं, अलग अलग कंट्रोल है, अलग अलग प्रॉफिट पोटेंशियल है। अब स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग से। तो क्या होता है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग? कंपनीज कैन वाइल गोइंग इंटरनेशनल यूज डोमेस्टिक बेस्ड एजेंट्स who operates on the commission basis without taking title to goods, or merchant who sell the products of the companies in the international market. They can also use the distribution facilities of other firms in the international market. Small firms that find it difficult to use any of the above means can sell their product via other organization through export products on the behalf of the several small firm collectively। तो एक तरीका है, अगर आप बहुत बड़ा फर्म आपका नहीं है और आप थोड़ा बहुत इंटरनेशनल मार्केट के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में होता क्या है, हम लोग लोकली किसी एजेंट को ढूंढते हैं जो एक्सपोर्ट का काम करता है, और उसको हम अपना गुड्स देते हैं और उसको कहते हैं कि आप मेरे गुड्स को एक्सपोर्ट कर दो। वो आपसे कुछ चार्जेस चार्ज करता है, लेकिन आपका नाम नहीं लेता, मतलब अपना नाम उसमें नहीं लगाएगा कि हाँ ये मेरा ब्रांड है। वो आपका ही ब्रांड बेचेगा, लेकिन वो आपके बिहाफ पे वो सेल करेगा। तो आप नहीं जानते कौन बायर है कौन क्या है, वो आपसे गुड्स लेगा, अपने बायर्स को सेल करेगा। तो जो छोटे फर्म्स होते हैं वो ढेर सारे बड़े बड़े जो फर्म्स होते हैं उनसे जुड़ जाते हैं और उनको थोड़ा थोड़ा काम अपना करके देते हैं, और वो जो बड़ा फर्म होता है सारा गुड्स इकट्ठा करके एक फर्म को एक्सपोर्ट कर देता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। तो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में प्रॉफिट थोड़ा कम होता है, लेकिन आपको फॉरेन मार्केट का एक्सपीरियंस ज़रूर मिल जाता है। These are generally large trading concern and export management companies that negotiated contract on the behalf of the small exporters। ये जो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग का काम करते हैं जो एजेंट्स होते हैं, ये बहुत ही बड़े इंटरप्राइज होते हैं जो कि आप के बिहाफ पे नेगोशिएट करते हैं रेट को, और वो एक्सपर्ट होते हैं पर्टिकुलर गुड्स को एक्सपोर्ट करने में, तो वो अच्छा प्राइस आपको दिलवा सकते हैं। Such companies can take up several activities such as market assessment, channel selection,
financing arrangement, documentation, etc. For the smaller exporter do not permit this firm to able to manage such activities. More the larger companies have better access in the information अबाउट द इंटरनेशनल मार्केट। तो इससे दूसरा फ़ायदा ये होता है जो छोटी कंपनीज होती हैं उनको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पता नहीं होता, उनको प्रोसेस के बारे में पता नहीं होता। अगर वो इन कंपनीज से जुड़ के काम करती हैं तो उनको इंटरनेशनल ट्रेड करने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये सब फर्म अपने काम में माहिर होते हैं। और इनिशियल स्टेज पे अगर आप एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग सबसे अच्छा काम होता है। क्यों? क्योंकि आपको फॉरेन मार्केट का एक्सपीरियंस और फॉरेन मार्केट के बारे में कुछ तो पता चल जाता है। उसके बाद अगर आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट आते हैं डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग क्या होता है। A company may decide to export its product itself. The company develop the overseas contacts, undertakes marketing research, handles documentation and transportation and decide the marketing mix. अब डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में क्या होता है, यहाँ पे आपको सारा कुछ अपने से डिसाइड करना होता है, अपने से आपको कॉन्टैक्ट्स ढूंढने होते हैं जिसको एक्सपोर्ट करना है, आपको खुद से मार्केटिंग रिसर्च करना होता है, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग मिक्स का काम, सारा काम आपको खुद से करना होता है। कंपनी कैन यूज़ फॉरेन बेस्ड एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पे आप फॉरेन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ सकते हो, एजेंट को पकड़ सकते हो। मतलब आप अदर कंट्री में वहाँ के एजेंट्स को पकड़ लेते हैं, फिर वो एजेंट जो होते हैं वो लोकली आपका गुड डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं। लेकिन इस कंट्री से वहाँ तक भेजने का काम आपका ही होता है, आपको ही सारे इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर टेक द टाइटल टू द परचेज। अ कंपनी अपॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूटर व्हेन आफ्टर सेल सर्विस इज रिक्वायर्ड एज देयर इज लाइकली टू प्रोसेस द फैमिलियर एंड द मार्केट हैव द बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर ऐसा कुछ कंपनी करती है तो उस कंडीशन पे कंपनी को फॉरेन मार्केट में एक डिस्ट्रीब्यूटर भी अपॉइंट करना पड़ता है, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस लोग कहाँ लेने जाएंगे, इसलिए उस पर्टिकुलर कंपनी को उस कंट्री में अपना आफ्टर सेल सर्विस का भी एजेंट बैठाना होता है। दिस प्रॉफिट कमीशन इज़ बेस्ड ऑन द स्मॉल जनरेटेड सेल्स जनरेटेड एंड दे नॉट बी इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग द लॉन्ग टर्म मार्केट पोजीशन फॉर कंपनी। तो ये जो बिज़नेस होता है, ये जो हम लोग करते हैं, ये लोग कमीशन बेसिस पे बिज़नेस करते हैं। मतलब जो भी हमारे एजेंट्स होते हैं और वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाने के चक्कर में होते हैं। दे मे नॉट विलिंग टू पुट द एक्स्ट्रा एफर्ट टू सेल द न्यू प्रोडक्ट एंड विल गिव मैक्सिमम अट्रैक्शन टू द सेलिंग established product for the company which will generate maximum profit और commission for them। तो ये जो एजेंट्स होते हैं, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि वो हो सकता है आपके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दें, आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल ना करें, केवल उस प्रोडक्ट को सेल करें जो पहले से ही मार्केट में स्टेब्लिश है। तो यहाँ पे जो नई कंपनीज होती हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी एजेंट को प्रॉफिट से मतलब होता है, तो वो कोशिश करता है कि हम वही गुड्स को मतलब अपने कंट्री में सेल करें जो पहले से ही इस्टेब्लिश हो। क्यों हम दूसरे प्रोडक्ट के पीछे इतना मेहनत करें। Them they consider themselves as a representative of their customer that then of a company and may be reluctant to give market feedback to the company. The company has limited control over the agent and distributor। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन, एक अच्छा फीडबैक मार्केट से वो आपको दें, ये कंफर्म नहीं होता है एजेंट्स, क्योंकि उनका मेन जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट पे होता है। तो जो स्टेब्लिश प्रोडक्ट है वो उस पर वर्क करते हैं। तो नुकसान क्या होता है, कंपनी का कंट्रोल उन पर ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि वो उनके सैलरी एजेंट तो होते नहीं है, कमीशन एजेंट होते हैं। उनका मन होगा तो आपका गुड्स बेचेंगे, उनका मन होगा तो नहीं बेचेंगे। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो कंपनी फेस करती है डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में, अगर वो वहाँ पे एजेंट हायर करती है तब। नेक्स्ट आते हैं लाइसेंसिंग। अंडर लाइसेंसिंग, अ फॉरेन लाइसेंसर प्रोवाइड अ लोकल लाइसेंस with the access of the technology, patents, trademarks, know-how or the brand company name in exchange for the financial or some other form of compensation। अब यहाँ पे क्या है, लाइसेंसिंग में आप जिस भी कंट्री में जाते हो वहाँ का आपको लोकल लाइसेंस आप ले लेते हो। आप टेक्नोलॉजीज़ के पेटेंट्स के, ट्रेडमार्क्स के और अपने कंपनी के ब्रांड मार्क से जो भी वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है उसका आप लोकल लाइसेंस आप ख़रीद लेते हो, प्लस सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके वहाँ का लोकल लाइसेंस आप ले लेते हो।
The license has exclusive right to produce and the market the product in the specific area for the limited period. जो भी लाइसेंस आप लेते हो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर फिर अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी वहाँ ग्रो कर रही है तो आप बाद में उसको रिन्यू भी करा सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, एडिक्वेट सुपरविजन ऑफ लाइसेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। Exchange of the new developments by the licensing with the licensor can also be the many compulsory in the licensing agreement. A licensing agreement uh, that goes bad can damage the brand equity of the licensing forever. तो यहाँ पे देखिए, अगर आप चाहते हो कि डायरेक्टली आप मार्केट में जाके गुड्स आपको सेल करना चाहते हो फॉरेन मार्केट में, तो सबसे जो ज़्यादा वर्क आपको करना होता है वो लाइसेंसिंग के काम पे करना होता है, क्योंकि हर एक कंट्री का अपना अलग लाइसेंस का तरीका होता है। तो आप जिस भी कंट्री में जाओगे सबसे पहला काम क्या करोगे, आप वहाँ के लोकल लाइसेंसिंग अथॉरिटी से मिलोगे और सारे लाइसेंस क्लियर करोगे। अगर आपकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी अगर लाइसेंस क्लियर नहीं होता है या फिर बाद में लाइसेंस आप नहीं लेते हो और फिर आपकी कंपनी को वहाँ से हटा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका मार्केट में इमेज ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए कंपनी अगर चाहती है कि वो डायरेक्टली एजेंट को बीच में ना लाए और डायरेक्ट जाके लोकल मार्केट में लाइसेंस लेके गुड्स सेल करे, तो उसको ये ध्यान में रखना होता है कि सारे लाइसेंस वो एक बार में ले ले, ताकि बाद में उसकी कंपनी को मार्केट से हटाने का या फिर लाइसेंस डैमेज करने का इमेज ना बने कंपनी का। नेक्स्ट आते हैं, फ्रेंचाइजिंग। Franchising is a type of licensing agreement where the packages of the services are offered by the franchisor to the franchisee in return for the payment. There are two type of franchising, are the product and the trade name franchising, the business format franchising। अब देखिए, फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, आप अपने कंपनी का नाम किसी दूसरे नेशन में दे देते हो, उसके बदले में कुछ पैकेज मतलब कुछ अमाउंट आप लेते हो और वो आपके नाम से दूसरी कंट्री में गुड्स को सेल करते हैं। तो ज़्यादातर ये एग्ज़ाम्पल सबसे अच्छा बनता है पेप्सी कोका कोला में। ये लोग लाइसेंसिंग पे काम करते हैं, ये दूसरे कंट्रीज़ में अपने लाइसेंस को दे देते हैं और वहाँ पे अपने गुड्स को सेल करवाते हैं अपने तरीके से। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, इसमें सामने वाला जो पैसा इन्वेस्ट करता है आपकी कंपनी में उसका पूरा इंटरेस्ट रहता है कंपनी में, और वो कंपनी में वो अपना मान के सही तरीके से चलाता है। और ये जो सिस्टम है ये बड़ी कंपनीज तो फॉलो करती ही हैं, लेकिन बेस्ट चीज़ क्या है कि ये सिस्टम आप देखोगे तो ये पॉजिटिव वे में मतलब आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं इस सिस्टम में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टिंग अथॉरिटी होता है वो भी अब कंपनी को चलाने की सोचता है, क्योंकि उसके भी पैसे इसमें इन्वेस्ट होते हैं। An example for the product, the trade name franchising is a Pepsi Cola selling its syrups uh, together with the right to use its trademark and the name of the independent bottlers। तो जैसा कि आप जानते हो, जो पेप्सी कोका कोला का जो भी बिजनेस है वो इंडिपेंडेंट बॉटलर्स को ढूंढते हैं और अपना पूरा फ्रेंचाइजी देते हैं, जहाँ पे वो अपने ट्रेडमार्क्स देते हैं, प्लस किस तरीके से उसको मैन्युफैक्चर करना है सारा चीज़ समझाते हैं, और फिर उस कंट्री में उनका ब्रांड ऑटोमेटिक इस्टेब्लिश हो जाता है। बिजनेस फॉर्मेट फाइनेंसिंग इज़ यूज्ड इन द सर्विस इंडस्ट्री सच एज रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड रिटेलिंग वेयर द फ्रेंचाइजर एक्सपर्ट्स अ हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल PM the franchisees based in the overseas market. In the business format franchisees, the franchisees like McDonald's leads operating procedures, quality control as well as प्रोडक्ट एंड ट्रेड नेम। तो आप दूसरा एग्जांपल सर्विस का है, इसमें इसमें होटल्स और रेस्टोरेंट्स आते हैं, जहाँ पे आप देखते हो सबसे अच्छा एग्जांपल जो है मैकडोनल्ड्स का है। जैसे मैकडोनल्ड्स ने अपना इंडिया में फ्रेंचाइजी दिया, तो फ्रेंचाइजी के साथ साथ इंडिया में वो क्वालिटी कंट्रोल पे भी वर्क करता है, कि ये नहीं केवल फ्रेंचाइजी दे के छोड़ दिया। तभी मैकडोनल्ड्स एक ऐसी कंपनी है जो कि आपको वर्ल्ड में कहीं पे भी मिलेगी और टेस्ट का फ़र्क आपको कहीं नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं जॉइंट वेंचर। द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एंटरिंग इनटू द जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट विद अ कंपनी फ्रॉम द टारगेट country market. Two types of joint venture are contractual and the equity joint venture. In contractual joint venture, no joint enterprise with a separate identity is formed, and
two or more firm enter into the partnership to share the cost of an investment, and the risk and the long term profit, and the partnership can be formed for completing a project or for a long term operative efforts. And the equity joint venture, a new company is formed in which for फॉरेन एंड द लोकल कंपनीज शेयर देयर ओनरशिप एंड कंट्रोल। तो दो तरीके का जॉइंट वेंचर बताया गया। पहला जो जॉइंट वेंचर होता है उसको कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है इक्विटी जॉइंट वेंचर। तो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर जो होता है उसमें कोई नई कंपनी फॉर्म नहीं होती है, दोनों कंपनी मिल के साथ में वर्क करती है किसी कॉन्ट्रैक्ट पे, किसी वर्क पे, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर। और जब हम बात करते हैं इक्विटी जॉइंट वेंचर की, तो दोनों कंपनी मिलके एक नई कंपनी बनाती है, उसको हम बोलते हैं इक्विटी जॉइंट वेंचर। तो ये लोग भी दोनों ही काम एक तरीके से करते हैं, लेकिन इनका जो काम करने जो ये रजिस्ट्रेशन का तरीका है वो दोनों अलग अलग है। पहले में एक एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, और दूसरे में जो इक्विटी जॉइंट वेंचर है वो कंपनी रजिस्टर की जाती है दोनों कंपनी के थ्रू। तो एक कंपनी आपके आप होते हैं, और दूसरी कंपनी जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उस कंट्री की कंपनी होती है जॉइंट वेंचर में। नेक्स्ट आते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। द कंपनी एंटरिंग इन द फॉरेन मार्केट इन्वॉल्व्स इन द फॉरेन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। द कंपनी कमिट्स मैक्सिमम amount of capital and managerial effort in this role of the entry. The company can acquire a foreign manufacturer or the facility or build a new facility. Direct investment means the company has a control on the significant stake in its operation in the other countries, and the complete form of the participation of the foreign country is 100% ownership. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, यहाँ पे कंपनीज डायरेक्टली जाके एक नया इन्वेस्टमेंट बनाती है दूसरी कंपनी में, और जहाँ पे कंपनी का 100% ओनरशिप भी हो सकता है, उसे हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। which can be established as a startup or to achieve by acquiring call companies. Acquisition of the companies in the foreign countries is the fast way to enter in a new market. तो इसमें एक्वाइजेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल। जो कंपनी बहुत लॉस में चल रही है, कंपनी जाती हैं उसको ख़रीद के एक नई कंपनी बना देती हैं, तो ये भी एक तरीके का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही कहा जाता है। It provides that the company ready access to the product portfolio, manufacturing facilities, customer qualified employees, local management, knowledge about the local condition and the contract and the local authorities. तो अगर कंपनी इस तरीके का एक्वाइजेशन करती है तो कंपनी को फ़ायदा क्या होता है, कंपनी को रेडीमेड एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं पहले से, जिनके पास लोकल नॉलेज होता है, लोकल मार्केट के बारे में पता होता है, और उनको ये भी पता होता है कि हमारी कंपनी किस वजह से लॉस में गई थी। तो जब नई कंपनी जो उसको ख़रीदती है फिर वो गलतियाँ नहीं करती है और वो कंपनी ग्रो कर जाती है। इट इन अ सैचुरेटेड मार्केट एक्वाइजेशन में बी the only feasible way of establishing a manufacturing facility in the foreign market, but differing style of the management between foreign investment terms may cause problem. In many countries 100% ownership by the foreign companies are not to be permitted due to the government restriction. तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में एक प्रॉब्लम जो आती है ये है कि कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे 100% डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता, तो उस कंट्रीज़ में आपको क्या करना पड़ता है, आपको किसी न किसी कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर करना पड़ता है अगर आप वहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हैं तो, क्योंकि वो गवर्नमेंट वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा के रखती है। नेक्स्ट आते हैं यूजिंग अ ग्लोबल वेब स्ट्रैटेजी। वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ इनिशिएटिंग और एक्सटेंड द एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ यूज टू बी exhibit at the overseas trade shows, which web it is not even necessary to attend a trade show to show one's wares. Electronic communication via the internet is extending to reach the companies large and small to wide market. तो एक तरीका वेब स्ट्रैटेजी भी है, ग्लोबल वेब स्ट्रैटेजी। इंटरनेट के थ्रू अलग अलग ऑनलाइन सेमिनार्स होते हैं, अलग अलग कंपनीज़ को आप वहाँ से अप्रोच करके आप वर्ल्ड वाइड मार्केट में जा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।